फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका 6th चैप्टर, जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक से, जो कि है प्राच्यवादी की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो जो विलियम जोन्स थे, उनको लगभग बहुत सारे भाषा का ज्ञान था। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। थोड़े ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया था। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड ने भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने का प्रयास करने में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। हालांकि ये लोग भी बाहर से ही आए थे, अंग्रेज ही थे, लेकिन इन लोगों का जो सोच था बाकी जो अंग्रेज जो कब्जा करके बैठे थे यहाँ पे, उनसे काफी अलग था। जो वो लोग चाहते थे कि यहाँ के लोग जो है ईसाई धर्म को अपनाएं, अंग्रेजी सीखे, जो भी उनका रीति रिवाज था, परंपरा था, जो भारतीय लोग हैं उनको वो लोग नष्ट करना चाहते थे। लेकिन ये जो लोग थे, जोन्स और कोलब्रुक, ये लोग जो पश्चिमी और पश्चिम भारत और पश्चिम दोनों की जो प्राचीन संस्कृतियाँ था उनके प्रति एक गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। 1881 में अरबी, फारसी, इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें बहुत सारे प्राच्यवादियों के कट्टू आलोचक भी थे। भाषाविद क्या होता है? तो ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भाषाविद बोलते हैं। ये है हेनरी थॉमस कोलब्रुक। वह संस्कृत और हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। ये जो है इमेज, ये मानचित्र है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक है, ठीक है, जो कि कोलकाता स्थित विक्टोरिया जो मेमोरियल है उसमें ये है और ये 1830 में बनाया गया था। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह से सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है और प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसमें एक तरफ पंडित, दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वे कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम दे देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानून के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे।
हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। नेक्स्ट है पूरब की जघन्य गलतियां। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। जो अंग्रेज अफसर थे जो यहाँ पे कब्जा करके बैठे थे, वो जो थे वो प्राच्यवादी लोग जो थे, जो प्राच्यवादी कौन थे, जो भारत का जो रीति रिवाज था, जो संस्कृति था, उसका आदर करते थे और वो लोग चाहते थे कि इसको बढ़ावा मिले। और जो अंग्रेज अफसर थे वो इनकी आलोचना करते थे, जो प्राच्यवादी थे उनकी आलोचना करते थे, प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते थे। और उनका कहना था कि जो भी भारत में जो भी पूर्वी समाज का जो ज्ञान है वो त्रुटियों से भरा हुआ है, ठीक है, और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील की कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान देना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की है। तो जो जो प्राच्यवादी दृष्टिकोण थे, जो अफसर इसका विरोध करते थे, इसमें जो प्रमुख थे वो थे जेम्स मिल, ठीक है। वो उनका कहना था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने के लिए या फिर उनका दिल जीतने के लिए उनकी हिसाब से या फिर उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो उनकी शिक्षा है, जो उनका ज्ञान है वो अवैज्ञानिक है और त्रुटि है उसमें बहुत ज़्यादा। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को सभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं है। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालयों का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश साहित्य के बराबर है। मैकाले के मिनट्स जो विवरण थे उनके आधार पर 1835 को अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये भी फैसला किया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी जाए। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें छपने लगी थी। तो जो मैकाले थे और जो जेम्स मिल थे, ये लोग प्राच्यवादी के विरोधक थे, उनकी आलोचना करते थे और वो लोग चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा है, जो उन लोगों की शिक्षा है, उसको बढ़ावा दी जाए। अंग्रेजी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। और इसीलिए अब क्या हुआ कि स्कूल में जो पाठ्य पुस्तक थी वो अंग्रेजी भाषा में छपने लगी। नेक्स्ट कुछ शब्द है जैसे प्राच्यवादी क्या होता है, तो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। मुंशी, तो ऐसे व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है उसको क्या कहते हैं, मुंशी। वर्नाकुलर क्या होता है, तो यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो वर्नाकुलर शब्द है ये आमतौर पर जो मानक भाषा होता है, जैसे अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, इस तरीके से, तो इससे अलग कोई स्थानीय भाषा हो जाए, जैसे कुछ क्षेत्र के लोग बोलते हैं, उस बोली के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है भाषा, उसको हम वर्नाकुलर बोलते हैं। जैसे भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की जो भाषा थी, अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। मदरसा क्या होता है, तो सीखने का स्थान जो को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है, या किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्यवसाय के लिए शिक्षा। तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। जो 1854 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके लंदन स्थित जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उसने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी बहुत कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के भी प्रयास किए गए थे। नेक्स्ट है ज्ञानियों की भाषा। तो अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक जानकारियां होती है और ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी है कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। तो जो भी देसी लोगों का भाषा था उसको वो नफरत करते थे एक तरह से, जो कि इनके बातों में भी दिखता है। मैकाले थे वो जो देसी लोग भाषा प्रयोग करते थे उसको एकदम वो लोग आलोचक थे, कट्टर आलोचक थे। वो बोलते थे, जो मैकाले थे, कि जो देसी लोगों का भाषा है उसमें ना तो साहित्यिक जानकारियाँ है ना ही वैज्ञानिक है, और उसका अगर अनुवाद किया जाए तो वो अनुवाद भी नहीं किया जा सकता उस भाषा को। नेक्स्ट जो है यूरोपीय ज्ञान में पक्ष में एक तर्क। तो यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क क्या है? तो 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं और दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। ये बम्बई विश्वविद्यालय है जो कि 19वीं सदी में बनाया गया था। नेक्स्ट है अनैतिक शिक्षा की मांग। तो 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए गए तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। जो प्रचारक थे उनका ये मानना था। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका जो था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार
शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विलियम एडम की रिपोर्ट। तो विलियम एडम की रिपोर्ट क्या थी? 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं स्थानीय लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच या कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे और अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लगाने का भी कोई इंतजाम नहीं था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसा कोई भी व्यवस्था नहीं था। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चा को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए तय की जाती थी। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था, सभी को एक जगह एक साथ बैठते थे। सभी जो थे बच्चे वो एक साथ ही एक जगह ही बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए कि जब फसलों की कटाई होती थी उस समय कक्षाएं जो थी बंद होती थी, क्योंकि उस समय गांव के जो बच्चे थे वो प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। ज्यादा कटाई और अनाज निकालने के बाद पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ सकते थे। नेक्स्ट है नई दिनचर्या, नए नियम। तो जो पहले की व्यवस्था थी, जो बिहार और बंगाल के जो जिले थे वहाँ पे जो पढ़ाया जाता था, शिक्षा दिया जाता था, वो काफ़ी ज़्यादा लचीला था। मतलब कि जैसा अगर कभी ऐसा टाइम हो जब खेती बाड़ी का टाइम हो तो उस टाइम पे क्या होता था, जब फसल की कटाई होती थी तो उस टाइम पे क्या होता था कि कक्षाएं बंद रहती थी। पैसा का ये था कि जो अमीर था वो ज़्यादा पैसा देता था, जो गरीब था वो कम पैसा देता था। इसके वजह से क्या होता था कि अमीर का बच्चा भी और गरीब का बच्चा भी दोनों साथ में पढ़ सकते थे। साथ ही जब फसलों की कटाई होती थी तो उस टाइम पे क्या होता था कि कक्षाएं बंद रहती थी और फिर जब फसलों की कटाई खत्म हो जाती थी तो फिर स्कूल खुल जाता था और इस तरीक़ा से पढ़ाई होता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा लचीला था और स्थानीय लोगों के अनुकूल था। लेकिन उसके बाद नई व्यवस्था आई। इसमें क्या हुआ कि 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें
नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीटों पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी जो थी वो काफ़ी लचीली थी। जो विद्यालय थे उस टाइम पे, जो स्कूल थी उस टाइम पे क्या था कि उनकी जो समय सारणी थी काफ़ी ज़्यादा लचीली थी। लेकिन अब जो हुआ वो अब जो नई व्यवस्था आई उसमें लोगों को, बच्चों को उसमें क्या था कि जो बच्चे थे उनको समय पे आना था, समय पे जाना था। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता। तो ये जो नई व्यवस्था है इसमें कुछ इस तरीका से हुआ कि अब जो था कि फीस फिक्स हो गया, समय सारणी बनाया गया, बच्चा को स्कूल आना ही पड़ता था, चाहे वो कटाई का मौसम हो या फिर अ, कटाई का मौसम ना हो, बच्चा को हमेशा आना ही पड़ता था। तो इसकी वजह से जो स्थानीय लोगों का ये जो शिक्षा था वो स्थानीय लोगों के प्रतिकूल हो गया। ये जो इमेज हम देख रहे हैं ये है अरबिंदो घोष का। अरबिंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे, जो कि मुंबई है आज, में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों के तक पहुंच सके। अरबिंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभवों पर का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। तो महात्मा गांधी जो थे उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि ये शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है और इसने भारतीयों को दास बना दिया है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम में अभिभूत पश्चिम में आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही देनी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। यह महात्मा गांधी का कहना था। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तथ्यों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकला सिखाऊंगा और
उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह के केवल व्यवहारिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया में क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी का कहना था। नेक्स्ट है टैगोर का शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ जब दूसरे बच्चे शिक्षक सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कोलकाता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोवेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कटु आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपराओं के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनका ये शांति निकेतन, ये लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है मिलान करना है, जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं। जैसे विलियम जोन्स जो थे वो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? गुरु थे। थॉमस मैकाले जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन करते थे और जो भी प्राच्यवादी थे उनका विरोध करते थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, तो अंग्रेजी शिक्षा के ये विरोध में रहते थे। पाठशालाएं क्या होती है? तो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, उसको क्या कहते हैं? पाठशालाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही या गलत बताना है। तो जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। सही बात है ये। 1854 में शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ये भी सही है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये भी गलत है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चे पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। तो ये गलत है, वो ऐसा नहीं चाहते थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? तो भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन भारत को समझने के लिए प्राचीन कला में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना जरूरी था। हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से ही समझा जा सकता था। विलियम जोन्स का मानना था कि इस तरह से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी बल्कि भारतीयों को अपनी विरासत फिर से उजागर करने और अतीत के गौरव को समझने में मदद देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स मिल और थॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? तो जेम्स मिल और मैकाले की सोच भारतीयों के विचारों को अंग्रेजों के अध्ययन से रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि वे अपने ज्ञान में त्रुटियां महसूस और वह स्थानीय समस्याओं को दूर नहीं कर सकते।
इनके अनुसार पूर्वी साहित्य गंभीर और सतही तथा त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। इनके अनुसार अंग्रेजों के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। वे पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? तो बच्चों को हस्तकलाएं सिखाना पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के स्थान पर केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया गया है और जीवन अनुभव तथा व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखना सीख लेने से ही शिक्षा नहीं होती। दिमाग और आत्मा विकसित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरीका से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है? तो औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को बेहतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिमी में आने वाली हर चीज की प्रशंसा करते हैं। विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं कि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और क्यों हुई थी? तो 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि यहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। नेक्स्ट है कि विलियम जेम्स कलकत्ता कब आए? तो 1783 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1835 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जेम्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथानियल हैलहेड ने किया था। प्राच्यवादी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वालों को प्राच्यवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ईसाई प्रचारकों ने भारत में सबसे पहले कहाँ अपना मिशनरी खोला? श्रीरामपुर में। आपके अनुसार पूर्व के निषेध पत्र के कौन से दो बिंदु आज भी हमारे शिक्षा का भाग है? तो शिक्षा का व्यवहारिक लाभ और शिक्षा से नैतिक चरित्र का उत्थान। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का विरोध क्यों किया था? तो उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता का उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। शांति निकेतन की स्थापना कब और किसने की? तो 1901 में गुरुदेव रविंद्र टैगोर ने की थी। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1870 में। जेम्स और कोलब्रुक भारत के प्रति क्या रवैया रखते थे? तो जेम्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव की शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होते चला गया। 19वीं सदी के शुरुआत में ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना क्यों करने लगे थे? तो उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मूल्याधिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील की कि अंग्रेजी को अरबी और संस्कृत भाषा साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1854 के वुड के निषेध पत्र में कौन सी बात प्राच्यवादी ज्ञान का विरोधी था? तो इस निषेध पत्र में कहा गया था कि हमें यह देख कर बात करनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोपियों की बेहतर कलाओं, सेवाओं और दर्शन और साहित्य यानी यूरोपियों का ज्ञान का प्रसार करना है। नेक्स्ट है कि 1854 के निषेध पत्र के बाद अंग्रेजों की शिक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे? तो उन्होंने कौन से कदम उठाए थे? तो पहला था कि सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन के प्रयास किए गए।
नेक्स्ट है कि 1854 के वुड के निषेध पत्र की मुख्य बातें क्या थी? तो आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा के व्यवहारिक लाभ, भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराना, यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करना और शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा करना। नेक्स्ट है कि 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरोध थी। क्यों? तो कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा। लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगे थे। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शिक्षा में से पहले भारत में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? तो जैसा कि जो विलियम एडम थे उनके रिपोर्ट के अनुसार हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी, वे बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये पाठशालाएं समुन्नत लोगों और स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्थानीय समुदाय द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच का इंतजाम नहीं होता था, कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं नहीं होती थी, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई प्रावधान नहीं होता था, सालाना इम्तहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में चलती थी तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में गुरु के घर पे ही पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा, गरीबों को कम फीस देनी होती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक साथ एक जगह बैठते थे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले की शिक्षा दी जाती थी ब्रिटिश शिक्षा के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे? तो महात्मा गांधी ऐसी शिक्षा चाहते थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। मतलब उनका मानना था मेनली कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसमें पाठ्य पुस्तक पे जोर दिया जाता था लेकिन जीवन का अनुभव और फिर व्यवहारिक ज्ञान उस टाइम पे उस टाइप का जो शिक्षा था उसमें नहीं था। व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था, जीवन अनुभव नहीं था, ये सब चीज़ के बारे में उस टाइम पे नहीं पढ़ाया जाता था ब्रिटिश शिक्षा में और पाठ्य पुस्तक पे ही जोर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। तो गांधी का तर्क था, ये चीज़ मानते थे वो, भारतीय शिक्षा जो है भारतीयों को अपाहिज बना देती है। तो गांधी जी का तर्क था कि ऐसी शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें जो है किस तरीके से काम करती है। इससे उसके मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगी। वे शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा के भी पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना क्यों की थी? तो टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश से ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निहायत शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेघ को और विकसित कर सकते हैं। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ अपने जो बच्चे थे वो मनचाहा काम नहीं कर पाते थे। कल्पना के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। यही कारण था कि रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना करनी पड़ी। रविंद्रनाथ टैगोर किस प्रकार के शिक्षा के पक्षधर थे? तो
टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोवेश एक जैसी राय रखते थे, परंतु दोनों में अंतर था। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी शिक्षा पर जोर दिया था। टैगोर और महात्मा गांधी के शिक्षा में के बारे में क्या राय थी? तो बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोवेश एक जैसी ही राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच काफी फर्क था। जैसे जो गांधी जी थे वो पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। मतलब ये उस चीज को नहीं मानते थे, गलत मानते थे। लेकिन वे जो थे वो स्वदेशी के पक्षधर थे, जबकि जो टैगोर थे वो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपराओं के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। मतलब टैगोर जो चाहते थे वो भारतीय शिक्षा भी हो, मतलब उनका नैतिक विकास भी हो, और जो पाठ्य पुस्तक जो ब्रिटिश शासक पढ़ाते थे उसका भी ज्ञान हो, वैज्ञानिक और जो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता है उसका भी ज्ञान हो। लेकिन जो गांधी जी थे वो सिर्फ स्वदेशी शिक्षा के ही पक्षधर थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो 7th चैप्टर होगा, उसके बाद एक और चैप्टर बचेगा। उसके बाद ये जो 8th क्लास का एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।